नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। बीपीएससी टीआरई 4 पर छात्रों का प्रदर्शन, आज गांधी मैदान से सीएम हाउस घेराव। आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल पर राहुल गांधी ने फडणवीस से मांगा तुरंत समाधान। मराठी की शर्त के खिलाफ मुंबई में ऑटो ड्राइवरों की 3 दिन की हड़ताल। पेजेशकियान ने आसिम मुनीर से मुलाकात कर अमेरिका से रवैया बदलने की मांग। अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान का पलटवार, कहा धमकियों से नहीं झुकेंगे हम। बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। आज सुबह छात्र 10 बजे गांधी मैदान से सीएम हाउस का घेराव करेंगे। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन एबीएसयू के छात्र नेता अमन गुट की ओर से यह मार्च निकाला जाएगा। हालांकि छात्र नेता दिलीप कुमार इस मार्च का समर्थन नहीं कर रहे हैं। छात्रों ने छात्र संगठन आइसा को इस मार्च से अलग रखा है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की पीटी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा है। प्रस्ताव में बाल मनोविज्ञान और जीके जीएस से सवाल पूछने की बात कही गई है, जिसमें बिहार से जुड़े सवालों को भी जगह देने का सुझाव है। वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह के छात्रों पर दिए विवादित बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है। उन्होंने बाद में माफी मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तुरंत कदम उठाने की अपील की। राहुल गांधी के मुताबिक कई आदिवासी छात्र 10 दिनों से ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों से खुद मिलने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि ये छात्र दूर दराज के गाँव और छोटे कस्बों से आते हैं और किसी तरह की खैरात नहीं बल्कि अपने अधिकार मांग रहे हैं। पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने हॉस्टल से जुड़ी समस्याएं भी उठाई। छात्रों ने 30 साल की उम्र सीमा, असुविधाजनक नियमों और हॉस्टल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने की शिकायत की है। राहुल गांधी ने महिलाओं से जुड़े कुछ कथित नियमों पर भी सवाल उठाते हुए उन्हें अमानवीय बताया। अब राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से सीधे बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की अपील की। दिल्ली में 5 सितंबर को युवाओं का विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सरकार ने युवाओं से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए। इसी के विरोध में पार्टी ने राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण मार्च की घोषणा की है। सीजेपी के मुताबिक मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। पार्टी का दावा है कि इसमें छात्र, युवा और युवा संगठन शामिल होंगे। सीजेपी का कहना है कि 25 जुलाई को सरकार ने युवाओं से कुछ वादे किए थे। इन वादों पर भरोसा करते हुए देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोक दिया गया था, लेकिन पार्टी का आरोप है कि अब तक उन वादों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में हम मार्च निकालने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी की कीमतों पर असर पड़ा है। 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपए किलो थे देश में। अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन अब 70 रुपए पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपए पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। दिस शोज दैट ये मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। जब उन्होंने इथेनॉल में गन्ना डाइवर्ट करना शुरू किया था, उनके एक्सपर्ट्स को कम से कम ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि इतना गन्ना अगर हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो इतनी कमी चीनी के लिए होगी, वो कहाँ से आएगी चीनी। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावटी पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। जो फॉरेन एक्सचेंज ये कह रहे थे कि हमने पेट्रोल के ऊपर बचाया, पेट्रोल कम करके इथेनॉल को हमने इस्तेमाल किया तो पेट्रोल की सेविंग्स हुई, उससे फॉरेन एक्सचेंज बचा, वो उससे चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मेज इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जो इधर से बचाया था वो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा, पेट्रोल की वजह से पूरा देश दुखी है और चीनी महंगी हो गई है। मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सोमवार से 3 दिन की हड़ताल शुरू की है। वे महाराष्ट्र सरकार के उस नियम का विरोध कर रहे हैं जिसमें कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की सामान्य जानकारी जरूरी बताई गई है। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें मराठी से परेशानी नहीं है, लेकिन नियम लागू करने के तरीके को लेकर चिंता जरूर है। अपना गांधीवली में तोड़फोड़ की गई है, अशोकनगर में, संभानगर में भी तोड़फोड़ की गई है, कोरेगांव अंधेरी में भी तोड़फोड़ हुई है। हम लोग 60 साल 55 साल के आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, तो हम लोग कहाँ से तो मराठी बोल पाएंगे। हम लोग पढ़े हुए तो हम लोग आपस में करने का हम लोग हाँ जो भी आ रहा है टूटी फूटी हम लोग बोल भी रहे हैं, तो लोग उसके भी कार्रवाई करने के लिए एकदम पूरा
फाइन मार रहे हैं, 5,000 15,000 15,000 फाइन मार रहे हैं। हम लोग की औकात है 15-20,000 25,000 फाइन मारने के लिए। दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अब तक 1777 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 20 अगस्त को एक दिन में 114 नए केस दर्ज हुए थे। हालांकि ICMR ने कहा है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने लोगों की भीड़भाड़ और कम हवादार जगहों पर मास्क पहनने, हाथ बार बार धोने और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। खांसते या छींकते समय मुंह नाक ढकने और बिना हाथ धोए चेहरे को ना छूने की भी अपील की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। दिल्ली में मौसम विभाग ने तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश से कई जगह जल भराव भी समस्या हो सकती है। तेज हवाओं के कारण पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचे भी खतरा बन सकते हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि दबाव और धमकी से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका को ईरान से किए अपने वादे और समझौते पूरे करने चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति ने ईरान अमेरिका समझौते में मध्यस्थता के जरिए पाकिस्तान का धन्यवाद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने में मदद करता है। ईरान के अन्य शीर्ष नेताओं ने भी अमेरिका से समझौते की बातचीत का शर्तों का पालन करने की मांग की। कुल मिलाकर ईरान का संदेश है कि दबाव नहीं बल्कि भरोसे, कानून और समझौते के आधार पर ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। ट्रंप के मुताबिक ये नया टैरिफ 1 जनवरी से लागू हो सकता है। इससे अमेरिका और कनाडा के बीच पहले से चल रहा व्यापार तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत भी टूट चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के कदम को अपने ऑटो उद्योग के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सही तरीके से बातचीत के लिए लौटता है तो कनाडा भी तैयार है। बातचीत टूटने की वजह को लेकर दोनों देशों के लिए अलग अलग दावे हैं। कनाडा का कहना है कि अमेरिका ने ऐसी शर्तें रखी जिन्हें मानना मुश्किल था। वहीं अमेरिका ने आरोप लगाया कि कनाडा बातचीत के दौरान लगातार नई मांगे रख रहा था। अगर 50% टैरिफ लागू होता है तो दोनों देशों के ऑटो उद्योग और व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने आर्थिक दबाव बढ़ाया तो वो जवाबी कदम उठा सकता है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका की धमकियों का ईरान और उसके व्यापारिक साझेदारों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री ने भी कहा कि देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने चीन और रूस के समर्थन का भी जिक्र किया। अमेरिका ने 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि चीन की कुछ वित्तीय संस्थाओं को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने के लिए देशों पर कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सुबह 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.